सुस्वागतम बच्चों। बच्चों कैसे हो? हर बार यही पूछता हूँ, हैं? बोलोगे? अच्छा, ठीक है। हाउ आर यू? आर फाइन? ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, द लिविंग वर्ल्ड। उसका जो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है वो सब मेन जो है वो सब देख ले। बाकी कुछ है जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग का बताया जाता है, किताब में आप लोगों का दिया नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा जो है, मैं तो बोला था ना, किताब में जो दिया है वही पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा, जहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है, वो भी आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा। तो इसका कंसेप्ट जो किताब में जो जितने तक था वो सब पढ़ लिया हमने। अभी जो पढ़ेंगे वो बाहर का है, लेकिन आपको जरूरी होगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ओके, तो पहले देखते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है बच्चों? एक्चुअली ज्यादा गर्मी जब होता है, क्या होता है, आपका पसीना अपने आप आता है कि नहीं? सर्दी टाइम में पसीना होता है क्या बॉडी पे? नहीं होता है। अपने आप पसीना आता है कि नहीं? पसीना क्यों आता है? आपका बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए। बाहर 40 डिग्री हो गए, हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं? तो उसी को मेंटेन करने के लिए पसीना आ जाता है कि ठंडा करेगा बॉडी को। ये है होम्योस्टेसिस बच्चों। होम्योस्टेसिस अपने आप मैकेनिज्म है ये। सर्दी ज्यादा होगा तो बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, इसे सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाता है कि नहीं? सिकुड़ जाने से हम लोगों को उस आराम लगता है। यह है होम्योस्टेसिस बच्चों। तो अपने आप हो जाना कुछ चीज जो कि इसका मैकेनिज्म ऐसा हुआ है, तो इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ये जो होम्योस्टेसिस टर्म दिया गया है, यूज्ड बाय कानन इन 1932। कानन एक बायोलॉजिस्ट है, उनके वो यूज किए थे ये वर्ड। ये जो हम लोगों का जो रेस्पॉन्स होता है यार टुवर्ड्स ठंडी को, टुवर्ड्स गर्मी को, और कुछ चीजें मैं आपके मुंह पे मारूंगा तो आप क्या फौरन आंखें बंद कर लेंगे कि नहीं? तो ये जो चीज है, ये है इसको होम्योस्टेसिस, उसी को ये डिफाइन एक नाम दिया है कानून में। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज द प्रॉपर्टी ऑफ होम्योस्टेसिस, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। टू मेंटेन एंड कंट्रोल द इंटरनल स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल चेंजेस। इंटरनल स्टेट्स हमारा बॉडी के अंदर जो है उसको मेंटेन करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि पसीना तो बाहर आ रहा है, नहीं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो बॉडी का टेम्परेचर तो बाहर का टेम्परेचर तो है 40 डिग्री, इसी हिसाब से हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर ही बढ़ता है कि नहीं? तो उसको कूल करने के लिए पसीना आता है ही नहीं, स्वेटिंग होता है। तो मेंटेन एंड कंट्रोल द इंटरनल स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल चेंजेस। बाहर का जो चेंज होगा बाय ए लिविंग बीइंग इज नोन एज होम्योस्टेसिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है ये सब। इट इज कैरिड आउट बाय रेगुलेटरी मैकेनिज्म व्हिच कोऑर्डिनेट्स इंटरनल फंक्शंस। बॉडी के अंदर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म चल रहा है कि नहीं आप लोगों का? तो ये सब कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, कहाँ पर पानी तब जरूरी है तो पानी पहुंच जाएगा वहां पर, और टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको नॉर्मल कैसे करेगा, इसलिए स्वेटिंग करेगा। फिर हमारा बॉडी में जो एसिड लेवल है वो सही है कि ज़्यादा हो गया है? ज़्यादा असल में हम बोल रहे हैं कि एसिडिटी हो गया है, बदहजमी होता है, एसिडिटी होता है, ये सब होता है कि नहीं? एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तो होता है ना, इंटरनल जाके। तो मेंटेन द इंटरनल फैक्टर्स फ्रॉम एक्सटर्नल चेंजेस, सम रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स act, that is called homeostasis also। जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया, इंटरनल पीएच लेवल। ज्यादा पीएच हो जाने से हम लोग क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में बायोलॉजी में पढ़ा था 6 तक रहेगा पीएच, तो 7 है बेस, पीएच का मिडिल टर्म जो है। 7 से ज्यादा होगा तो बेस हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। 7 से कम रहेगा तो एसिडिटी रहेगा। अगर पीएच लेवल हमारा 7 से कम हो गया तो एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी होने तो गैस होगा कि नहीं?
इंटरनल पीएच लेवल, टेम्परेचर अभी बताया आप लोगों को, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हम लोगों का स्वेटिंग अपने आप हो जाता है। अभी तो सनस्ट्रोक वगैरह भी चल रहा है, हो जाता है टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से। और वाटर लेवल, वाटर लेवल अगर आपको सही नहीं है, कम हो जाएगा तो आपको डिहाइड्रेशन होगा, आपको प्यास लगता है कि नहीं अपने आप। वाटर लेवल जब कम हो जाता है तभी प्यास लगता है। हाँ, ये सब जो है होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है। Some organisms attain homeostasis by adapting to change in temperature, salinity and other aspects of environment. कुछ ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा गर्मी के टाइम में आप लोगों ने देखे होंगे कि जो उसके पास जो मॉड होता है वो मॉड के अंदर घुस जाते हैं। मछली वगैरह सब आप देखे होंगे। फ्रॉग्स वगैरह क्या करते हैं, वो कोई पेड़ वगैरह या कुछ जगह पर ये कोई भी अंधेरा जगह होगा कि कोई भी थोड़ा सा पानी वगैरह होगा तो उसके अंदर जाके वेट जगह पर जाके मॉइस्ट एरिया पे रुक जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होने से। वो लोग क्या करते हैं, अपने आप अडप्ट करते हैं और कुछ अडप्ट कर लेते हैं। अडप्ट मतलब वो उसी गर्मी को रहना का उनका अभ्यास हो जाता है, वो उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं कि ये गर्मी में हम रहेंगे, ठंडा आएगा तो वो फिर चेंज कर लेगा अपने आप को। बारिश में टाइम में वो ऐसे भी आपको एडजस्ट करके रखेंगे, फिर जब बारिश खत्म हो जाएगा तो गर्मी आएगा तो गर्मी के टाइम में, या सर्दी आएगा तो सर्दी टाइम में फिर अडप्ट कर लेंगे दूसरे टाइम का। ऐसे होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स का। सैलिनिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट का जो चेंज होगा उसी हिसाब से उन लोग, सैलिनिटी क्या है, जहाँ पर पानी में नमक होता है सैलिनिटी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी जो चीज़ एनिमल्स वगैरह ऑर्गेनिज्म वगैरह रहते हैं वो उसी हिसाब से, कुछ मधुर पानी में रहते हैं नदी के पानी में, कुछ समुद्र के पानी में रहते हैं। जो देखो इल्शा माछ, इल्शा फिश आप जानते होंगे, ये मधुर पानी में, नदी के पानी में ही अपना बच्चा पैदा करता है, लेकिन वो समुद्र का मछली है, वो उसका वही सिस्टम है कि ये समुद्र से चला आता है नदी के पानी में, तो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, चेंज करते हैं ड्यू टू होम्योस्टेसिस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल लेवल्स। हम लोगों का लेवल्स क्या है, पहले सेल से ही शुरू होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से आगे जाके हम लास्ट में होता है इकोसिस्टम लेवल पर खत्म होता है। तो जो लेवल से है सभी लेवल पे होम्योस्टेसिस होता है। सेलुलर लेवल पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, ऑर्गन लेवल पे भी होता है, सभी लेवल पर होम्योस्टेसिस काम करता है। तो ये है होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट, इसको आप ले लो। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स देखेंगे। होम्योस्टेसिस देख लिए, अभी देखते हैं रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, रेस्पिरेशन क्या है? ऑल लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। लाइफ प्रोसेस के लिए तो एनर्जी जरूरी है ना, विदाउट एनर्जी कैसे लाइफ प्रोसेस चलेगा? आपको एनर्जी नहीं मिलेगा तो आप कुछ कर पाएंगे क्या? आप तो डेथ हो जाएंगे। एनर्जी कहाँ से मिलता है हम लोग खाना खाते हैं, खाना जाके अंदर ब्रेक डाउन होता है। पढ़ाई था हमने, केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि नहीं, एक मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में हमने पढ़ाया था। मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी जहाँ से रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक बोलते हैं कि नहीं? तो ये मेटाबॉलिज्म में होता है। फॉर न्यूट्रिशन ईट ओपेंड फूड। न्यूट्रिशन के लिए हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं कि नहीं? व्हिच इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग जो खाना खाते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें से तो हमको ब्रेकडाउन होने से एनर्जी मिलता है ना। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन एनर्जी रिच कंपाउंड्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चों, अब तक हम आप लोगों ने रेस्पिरेशन को क्या समझा था कि हम जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, वही रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेट हम लोग तो बोला, हम लोग तो पढ़े हैं ना, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यही है। हाँ बच्चों, अब रेस्पिरेशन को हम सांस लेते बोलते हैं, लेकिन
एक्चुअल रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन हम लोग क्या लेते हैं? सांस तो लेते हैं लास्ट, लेकिन सांस में से कलेक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन कलेक्शन होता है। ऑक्सीजन कलेक्शन होता है कि नहीं? उसके बाद हम लोग तो निकाल देते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड बना के शरीर से कार्बन जो कुछ निकला है, लेकिन ऑक्सीजन हम लोगों के लिए जरूरी है। तो ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं, वही सांस के थ्रू लेते हैं, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। तो वो जो ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज कर देगा, पढ़ेंगे हम आगे जाके केमिस्ट्री में। और ऑक्सीडाइज करने का उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन बच्चों। एनर्जी रिलीज होगा जो प्रोसेस, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रोसेस विदाउट व्हिच नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड सर्वाइव। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कोई भी, हम लोग एक्चुअली क्या देखते हैं कि कोई मर गया तो उसका रेस्पिरेशन एकदम बंद हो गया, हम बोलते हैं कि सांस नहीं रह रहा है इसलिए खत्म हो गया। और कोई बचता है तो वो सांस ले रहा है कि नहीं हम लोग देखते हैं, लेकिन एक्चुअली सांस में क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन जाके अंदर ऑक्सीडाइज करके सब ब्रेक करता है, तो उसमें से एनर्जी, एक्चुअली ऑक्सीजन ही हमको एनर्जी देता है, बनाता है हमारा एनर्जी। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जरिए जो होता है उसको एरोबिक ऑक्सीजन बोलते हैं। और एक एनारोबिक होता है विदाउट ऑक्सीजन। अभी आप बोलोगे, आप तो बोल रहे थे कि ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन में काम करता है, तो विदाउट ऑक्सीजन, हाँ विदाउट ऑक्सीजन भी बैक्टीरिया वगैरह जो रेस्पिरेशन करते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन में करते हैं, एनारोबिक तक उसको बोलते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम लेते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है? ब्रेकडाउन करना है। उन लोगों का भी वही इसी तरह से विदाउट ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होता है। हम लोगों का ऑक्सीजन लेने से ऑक्सीजन ब्रेकडाउन करने में सांस हम लोगों को हेल्प करता है। इन लोगों का ऑक्सीजन का जरूरी नहीं है, तो ऐसे रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। समझ में आया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आएगा, आप लोगों को आ जाएगा आराम से। रेस्पिरेशन देखिए, अभी एक्सक्रीशन देखेंगे। एक्सक्रीशन क्या है बच्चों? द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसको रिमूवल करना जरूरी है। आप लोग टट्टी जाते हैं, आप लोग सुसु करते हैं, ये सब क्या है? एक्सक्रीशन होता है कि नहीं? जो रिमूवल हो जाता है बॉडी में से, जो प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब वो ऐसे है कि आप लोगों का बहुत काम का चीज है। काम का चीज है, क्या काम करते हो उसमें से? अरे so every living cell, whether exist independent or as a part of a multicellular organisms, must eliminate waste product. कहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बच्चों? फंक्शन कहाँ होता है? हम बॉडी के अंदर हम जो खाना खाते हैं ये सब जगह कहाँ पर फंक्शन होते हैं? जो मेटाबॉलिज्म का होता है ये कहाँ पर होता है? ये सब सेल पे होता है बच्चों। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, है कि नहीं? जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर्स, इस तरह से हम लोग को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का बेसिक यूनिट है वो है सेल। सभी सेल में ही जाके होता है। उसके बाद सेल, एक सेल, दो सेल, 5 सेल, 10 सेल, 1 लाखों सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। तो सेल है बेसिक यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सभी जो भी रिएक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म का एनाबॉलिज्म होगा या कैटाबॉलिज्म होगा, वो सब सेल में ही होगा। तो वहां से होने के बाद तो जो प्रोडक्ट निकलेगा बाहर निकलेगा ना, तो इसलिए तो सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है जो प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है।
समझ में आया कि नहीं? अंदर जाता है कुछ, हम जो खाते हैं ये सब का जो विटामिन वगैरह सब अंदर जाता है, सेल का मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मेम्ब्रेन थ्रू निकल आता है बाहर, वो सब मिला के एकजुट होकर एक सेल से कितना निकलेगा। सेल तो हम लोग दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, तो उसमें से कितना निकलता होगा। तो कितने सारे सेल से सभी सेल का एक पट आके ज़्यादा होकर वो एक साथ निकलते हैं। समझ में आता है कि नहीं? तो ये जो प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, रेस्पिरेशन वगैरह जो भी हमने पढ़ा है वो सब होता है सेल पे। हम लोग सेल के बारे में जब पढ़ेंगे तभी डिटेल्स में और थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को। एवरी लिविंग सेल, एक सिंगल सेल हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा सेल होते हैं, वेदर इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट मतलब सिंगल सेल और आज ए पार्ट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, must eliminate waste product, otherwise it might poison the body if stored inside. Must eliminate waste product को निकालना जरूरी है, अगर नहीं निकलेगा तो पॉइजन कर देगा बॉडी को। मतलब आप लोग देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग जो उनको पैसा नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैसा में उनसे बॉडी फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? यूरिया, बोलते हैं कि यूरिया ज़्यादा हो गया है बॉडी में, ब्लड में भी यूरिया हो गया है, तो उसको बाद में उसका डेथ भी हो सकता है कि नहीं? तो एक्सीशन इज ए मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर नहीं होगा तो वो मर जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस ए वेस्ट प्रोडक्ट CO2। हम ऑक्सीजन लेते हैं, पढ़ाया था अभी रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन हमको रेस्पिरेशन में जाता है अंदर, क्या निकलता है बाहर? हम जब निकलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है बाहर, निकलता ही नहीं, CO2। तो इट मस्ट बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल इन एक्सेस। ज़्यादा होने से बहुत हार्मफुल होता है। ऑक्सीजन हम ले लिया, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट सब ऑक्सीजन जाके सब फंक्शन वगैरह सब अंदर जाके सेल में जो उसका काम है, वो एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, जो कुछ हो वो सब कर लिया। उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल आता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद वो कहाँ जाएगा? वो हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है, निकलता है कि नहीं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। Must be eliminated because it is very harmful in excess. The food that we intake during nutrition, हम लोग न्यूट्रिशन के लिए फूड तो लेना जरूरी है। ब्रेक डाउन अभी पढ़ाया था, वो तो ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है। एंड जितना हम लोगों को फॉर्मेशन होना है ग्लूकोज वगैरह की, जो भी ब्रेक डाउन हो के बॉडी के जो चीज़ चाहिए वो सब मिल जाता है। बाकी जो चीज़ रह गया है वो क्या होगा? फूड का, वो भी तो बाहर निकलेगा ना, नहीं तो वो एक जगह पर जमा हो के क्या होगा? आप लोग ये आप लोग बचपन से अभी तक कितने खाना खाए होंगे हैं? कम से कम तो एक किलो का खाना खाया होगा एक दिन में, तो कितने दिन है और कितने साल है? तो उसमें से जो वेस्ट होगा अगर वो वहीं पर रहता तो आप लोग का हाल क्या होता? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद और एक थोड़ा सा है। अभी देखते हैं डेथ। डेथ तो आप सब लोगों ने जब मालूम है आप लोगों को डेथ क्या है? डेथ क्या है? एजिंग इज ए प्रोग्रेसिव डिटोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड वाइटल ऑर्गन्स। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा, आप लोगों का एज जो है, मेरा जो एज है, मेरा एज डिफर है कि नहीं? आप लोग के टाइम पे जो ऑर्गन्स अभी जितने आपको दिखाई देता है, जितने मेरे को इतना दिखाई देगा क्या? है कि आप लोगों का जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स है सब जो है जितना तेजी से काम कर रहा है, मेरा तो इतना नहीं काम करेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा एज हो गया है। तो मेरे से भी जो एजड है उन लोगों को भी कुछ और आंखों को किसी को दिखाई नहीं देता है जब एज होता है, सुनाई भी नहीं देता है ठीक से, स्मेल भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, और उनका बॉडी का जो शेप स्ट्रक्चर वगैरह जो है उसका भी सब चेंज हो जाता है कि नहीं एज बढ़ने से? तो एजिंग इज ए प्रोग्रेसिव डेटोरेशन। क्या होता है? डेटोरेशन हो जाता है स्ट्रक्चर का, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो पार्ट्स वगैरह है सब बॉडी का, वो सब उसमें से क्या होता है? डेटोरेशन हो जाता है, मतलब उसमें से कमी आ जाता है।
थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देना पड़ेगा, कम सुनाई देना, ये सब आ जाता है कि नहीं। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड वाइटल ऑर्गन, ये क्यों होता है? सेल्स में डिटोरेशन होता है, टिश्यू सेल से डिटोरेशन होने से टिश्यू भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा, कि सेल से टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, होगा कि नहीं। तो ये डिटोरेशन क्यों होता है? फर्स्ट द एबिलिटी टू रिपेयर एंड रेजिस्ट। हम लोगों को आपका कहीं पे कट गया तो उसको आप टाका मार देते हैं, तो ये अपने आप लग जाता है। कैसे? टिश्यू जो है वो फिर मल्टीप्लाई करके उसको रिपेयर कर देते हैं। लेकिन जब टिश्यू काम नहीं करेगा, टिश्यू का फंक्शन ज़्यादा रिपेयर फौरन रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? वो लेट में ठीक होगा, उस जो जहाँ पर खराश होगा क्या या कट गया होगा वो सही तरीके से होगा क्या? वो ठीक से नहीं हो पाएगा, वो लेट में होगा, नहीं तो नहीं भी हो पाएगा। कुछ लोगों को तो नहीं होता है क्योंकि वो डिटोरेशन हो जाता है। तो हमारा बॉडी में क्या है, सेल का काम क्या करता है? सेल तो मल्टीप्लाई करके बढ़ता है ना अपने आप में। तो हम लोग जो खाना खाते हैं या अंदर जाता है उसमें न्यूट्रिशन होता है, सेल उसको लेके फिर वो सेल डिवीजन होता है, वो बढ़ता है। इस तरह से होकर हमारा ग्रोथ भी होता है। और कैसे ग्रोथ होता है? सेल ग्रोथ करता है तो हम लोग को हमारा ग्रोथ होता है। तो अगर सेल काम नहीं करेगा और रेजिस्ट टू द डिजीज जो अटैक के, अभी देखा आप लोगों ने कि कोरोना जो आया, ज़्यादातर बुजुर्ग आदमी को खतरे में है, क्योंकि उन लोगों का रेजिस्टेंस पावर कम हो गया था, क्योंकि उनका सेल इतना काम नहीं कर रहा था, तो उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था कि नहीं। जिन लोगों का बड़ा बड़ा डिजीज है, जैसे हार्ट का डिजीज है या कोई किडनी का डिजीज है, जिन लोगों का, उन लोगों का भी वही डिटोरेशन हो गया है इसके सेल्स का, तो वहाँ पर भी उनका रेजिस्टेंस का पावर कम हो जाता है, जैसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इन लोगों का रिपेयर नहीं होता है, और कोई डिजीज अगर आया तो वो लोग भी इससे मुक्त अपने आप उसको दे देते हैं। वो कोई चारा नहीं। आप लोग एक आपके सेम है दो दोस्त, आपको आप लोग लड़ाई करोगी तो आप लोगों में से कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन एक बड़ा आदमी आ जाएगा, खली जैसा आदमी आ जाएगा, तो आप क्या करें? उसके सामने आप तो कुछ नहीं है। इस तरह से आपका जो ताकत कम हो जाएगा, दूसरे का जो डिजीज अटैक कर रहा है उसका ताकत बढ़ जाएगा, तो आप उसको तो रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। फर्स्ट, डेथ इज द स्टॉपेज ऑफ लाइफ एक्टिविटीज इन एन इंडिविजुअल। डेथ क्या है? डेथ इज द स्टॉपेज ऑफ लाइफ एक्टिविटीज। डेथ होने से आपका जो लाइफ का जो एक्टिविटीज है पूरा स्टॉप हो जाएगा। लाइफ का एक्टिविटीज क्या है? आपका सांस लेना है, आपका पल्स चल रहा है, हार्ट चल रहा है, ये सब है ना, वो सब पूरा बंद हो जाएगा लाइफ का एक्टिविटीज। तो आप लिविंग नहीं रहेंगे, नॉन लिविंग जैसा हो जाएंगे, है कि नहीं। इन नेचर डेथ अकर्स ड्यू टू एजिंग। किस किस वजह से नेचर में होता है? एजिंग क्या होता है? प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब टाइगर जाता है, हिरन को मार के खा लेता है, तो हिरन का मौत हो गया कि नहीं, तो उसको प्रीडेशन हम बोलते हैं, हाँ? और एक्सीडेंट्स वजह से भी होता है डेथ, और डिजीज के वजह से भी डेथ होता है नेचर में। ये सब वजह से, और कालामिटीज वगैरह जो है आर्टवर्क वगैरह, उसमें से भी डेथ होता है, वो एक्सीडेंट में ही जाएगा। फ्लड वगैरह सब एक्सीडेंट में ही जाएगा। नेचर डेथ अकर्स ड्यू टू एजिंग, प्रीडेशन, एक्सीडेंट एंड डिजीज। डेथ होता है। डेथ को जो दो तरह का होता है, एक बायोलॉजिकल डेथ होता है, एक क्लिनिकल डेथ होता है। बायोलॉजिकल डेथ अकर्स व्हेन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स बिगिन टू डीजेनरेट। जेनरेट नहीं कर पाते हैं। टिश्यू का काम क्या है? वो जेनरेट करेगा, एक से नया बनाएगा, लेकिन अभी नया नहीं बना पा रहा है, तो क्या होगा? वो तो बढ़ेगा नहीं, उसमें रहेगा, आस्ते आस्ते ऐसे उसमें से डैमेज भी होगा टिश्यू, तो सिकुड़ता जाएगा, कम हो जाता जाएगा, तो डेथ हो जाएगा अपने आप। तो बायोलॉजिकल डेथ अकर्स व्हेन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स बिगिन टू डीजेनरेट। ब्रेन का और आपका अदर बॉडी पार्ट्स मतलब आंखों को दिखाई नहीं देना, कानों को कम सुनाई देना, आप
ठीक तरह से टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग तो खाना भी नहीं खा पाते हैं, उनका इतना डिजेनरेट हो जाता है। जेनरेट डिजेनरेट में समझ रहे हो आप? जेनरेट मतलब नया तैयार बनाना, डिजेनरेट मतलब नहीं बना पाना और कम हो जाना, टूट जाना, इसको डिजेनरेट बोलते हैं कि नहीं? सेल तो टूट जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन और खाना नहीं मिलेगा तो बायोलॉजिकल डेथ होगा। समझ में आया? कहीं पर अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो वहां पर मर जाते हैं आदमी, जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह सब मर जाते हैं। खाना सही से नहीं मिलेगा तो वहां पर भी वो मर जाते हैं। ये बायोलॉजिकल डेथ में जाता है, जहां पर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कम होता है वहां बायोलॉजिकल डेथ होता है। तो उसको क्या होगा? बॉडी खाना नहीं खाएंगे तो सेल का फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगा, वो ग्रोथ नहीं होगा, डिजेनरेट हो जाएगा। ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, जो खाना भी आप खाए कोई काम का नहीं होगा। और एक है क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ इज ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शंस लाइक पल्स, हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग एक्सेट्रा। क्लिनिकल डेथ में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं, हार्ट बीट बंद हो गया तो खत्म हो गया इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। पल्स, अगर पल्स रेट कम हो गया, आस्ते आस्ते पल्स रेट कम हो के 0 हो जाता है तो भी मर जाता है आदमी। और क्या होता है? ब्रीथिंग, हम अभी बताया था, रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि किसी का सांस लेता है तो वो जिंदा है, सांस नहीं ले रहा है तो मर गया है, तो इसको क्लिनिकल डेथ बोलते हैं। ये जो है डेथ का कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप लोगों को मैं बता दिया। अच्छा बताओ, डेथ जरूरी है या नहीं? अच्छा, डेथ नहीं होगा तो क्या होगा? कितने बढ़ जाएगा पॉपुलेशन है? कुछ डेथ होता है, कुछ पैदा होते हैं, तो बैलेंस होता है पॉपुलेशन का, नहीं तो इनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए डेथ जरूरी भी है बच्चों। तो ठीक है, आप लोगों का जो डिफाइनिंग कैरेक्टर था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये सब हमने पढ़ लिया है, वो कंसेप्ट एकदम कवर हो गया है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो क्वेश्चन वगैरह है एक सेपरेट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए कर लूँगा, सेपरेट वीडियो करूँगा, एक साथ नहीं करूँगा, सेपरेट वीडियो करूँगा, उसको भी आप लोगों के पास जल्द पहुँच जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद हम डाइवर्सिटी इन लिविंग का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे बच्चों। इसके बाद टैक्सोनॉमी वगैरह सब आएगा, ये सब बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन वगैरह। ओके बच्चों, पढ़ाई करो आराम से, मौज से, एकदम मस्ती से, कोई दिक्कत ना लेके। ओके रमेश, पढ़ाई करोगी ठीक से? ओके बच्चों, रुकता हूँ। जय हिंद बच्चों।